वो राष्ट्र जिसमें स्त्रियां सदैव ही पूजनीय रही हैं, वो राष्ट्र जिसमें एक चक्रवर्ती सम्राट और एक संन्यास लिया हुआ सन्यासी दोनों कन्याओं की पूजा करता हो, एक चक्रवर्ती सम्राट कन्याओं की पूजा करके उनसे शक्ति का वरदान मांगता हो, जिस राष्ट्र में बिना पत्नी कथम धर्म का चलन हो कि बिना पत्नी के धर्म ही पूर्ण नहीं होता है, वो राष्ट्र जिसमें स्त्री ही मुक्ति का मार्ग है। भारतीय परंपरा में, भारतीय सभ्यता में स्त्री को ही मुक्ति का मार्ग माना जाता है। अगर स्त्री न हो तो वंश नहीं चलता, और वंश नहीं चलता तो कहते हैं कि अपने जो पुराने पितर होते हैं वो तृप्त नहीं होते। तो इस सिद्धांत को भी अगर हम माने, इस तरीके को भी माने, तो स्त्रियां इस राष्ट्र में सदैव ही संरक्षण की ही पात्र हैं। पात्र शब्द को गलत अर्थ में न लें, क्योंकि ये कंपलसरी है कि इस राष्ट्र के अंदर औरतों को संरक्षण मिले ही मिले। ख़ास तौर से मेडिकल सेक्टर में उस टाइम पे जब वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को जन्म देती हैं, उस टाइम पर जब वो वृद्ध हो जाती हैं, और ख़ास तौर से जब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जब वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को दे रही हैं, उन्हीं के दम पर हम अपने पितृ ऋण से भी जुड़े होते हैं, और ये राष्ट्र भी उन्हीं के दम पे चलता है। वही हम आने वाली संततियों को जन्म देती हैं, वही उनके अंदर संस्कार भरती हैं, वही उनके अंदर शिक्षा भरती हैं। और जब तक बच्चा पढ़ता है तब तक स्त्रियों का जीवन एक बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण होता है। कोई भी बड़े से बड़े काम को करने वाला आदमी इतना स्ट्रगल नहीं करता जितना एक बच्चे के पीछे स्ट्रगल होता है। हकीकत ये है कि एक बच्चे को तैयार करने के लिए 4 आदमी को उतना बल लगाना पड़ता है। और हकीकत जो रियलिटी है वो ये रियलिटी है कि ये क्षमता मर्दों में नहीं होती। जो इस क्षेत्र में जो क्वालिटी होती है औरतों के अंदर, वो जितना स्ट्रगल करती हैं बच्चे के साथ, बच्चे को लेकर के, फैमिली के साथ, पूरा फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, वो कैपेबिलिटी मर्द जंग लड़ सकता है, पैसा भी कमा सकता है, दौड़ भाग कर सकता है, पर वो जो फैमिली का झिकझिक होता है, घर में बुजुर्गों को संभालना, बच्चों को संभालना, वो औरतों के सिवा दूसरा नहीं कर सकता। मर्दों के बस का नहीं। हो सकता है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, 2-5 हों, पर ये समझिए कि 98% नहीं कर पाएंगे। उस राष्ट्र में जो स्त्री के बगैर पूर्ण ही नहीं होता, वो राष्ट्र जिसकी परंपराएं स्त्रियों के बगैर पूर्ण नहीं होती, वो राष्ट्र जिसके समाज मुक्त ही नहीं होता, स्त्रियों के बगैर मोक्ष को ही प्राप्त नहीं करता, उस राष्ट्र में औरतों के संरक्षण में प्रॉब्लम क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि औरतों को डिलीवरी के लिए अपने गर्भावस्था टाइम में इतना ज़्यादा दिक्कतें क्यों झेलनी पड़ रही है? आखिर राष्ट्र जब इतना टैक्स दे रहा है, लाखों हजारों करोड़ रुपए का जब टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो उस राष्ट्र में स्त्रियों को मेडिकल फैसिलिटी बराबर तौर से क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर चाहते क्या है? क्या चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियां कमज़ोर पैदा हों, आने वाली पीढ़ियां गड़बड़ पैदा हों? क्या उनसे आप राष्ट्र चलाएंगे? उनके दम पे आप विश्व विजय को साकार करेंगे? ये राष्ट्र मर्यादा पुरुषोत्तम का है। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब अश्वमेध यज्ञ की परिकल्पना। ये राष्ट्र समाज के दम पर चलता है। इस राष्ट्र में मर्यादा पुरुषोत्तम ने ही वो स्वप्न दिखाया कि धन समाज के पास रहेगा, राजा के पास सीमित धन रहेगा, राजा की जवाबदेही होगी हर औरत के प्रति राजा जवाबदेह होगा। ये हमें मर्यादा पुरुषोत्तम सिखाते हैं। ये उन्हीं का सिद्धांत है कि अगर किसी राज्य के अंदर कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो सूर्यवंश की एक परिकल्पना रही है, अगर कभी कोई स्त्री किसी अकारणवश किसी संतान को जन्म दे देती है और पिता क्लेरिफाई भी नहीं होता, तो संतान राजा की संतान मानी जाती है। अगर कन्या को जन्म देती है तो उसका कन्यादान राजा ही करता है, और उसका भरण पोषण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राजा की होती है, क्योंकि वही जवाबदेह है हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्त्रियों के संरक्षण के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके जीवन के विकास के लिए। ऐसे राष्ट्र में जहाँ कोई भी परिकल्पना, चाहे वो समाज की हो, ऐश्वर्य की हो, जीवन की हो, स्त्रियों के बगैर पूर्ण नहीं होती, उस राष्ट्र के अंदर आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब स्त्रियां आने वाली पीढ़ियों को जन्म दे रही हैं, स्त्रियां जब आने वाली पीढ़ियों को दे रही, उस वक्त वो तकलीफ क्यों झेल रही हैं? आखिर उस वक्त उनको तकलीफ क्यों हो रही है? वो ब्लैक लिस्टेड दवाइयाँ जो दुनिया में ब्लैक लिस्टेड हैं, वो उन औरतों को कैसे दी जा सकती है? ऐसे राष्ट्र में कैसे दी जा सकती है? उसको तो लगता है इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं है। अगर कोई भी ब्लैक लिस्टेड दवा, कोई भी गलत ड्रग बिक रहा है जिसका सेवन वो औरतें कर रही हैं, जो हमारे राष्ट्र को चलाने के लिए यशस्वी संतानों को जन्म देती हैं, वो औरतें कर रही हैं, जिनके बगैर हमारा जीवन मुक्त नहीं होता। हम मुक्त के सिद्धांत पे यकीन रखते हैं,
हम सनातनी लोग हैं और हम ये यकीन रखते हैं कि मनुष्य जीवन बार बार जन्म लेने स्वर्ग और नर्क के लिए नहीं बना है। स्वर्ग और नर्क की अवधारणा तो बाहरी लोगों ने दे दी, जो रिफ्यूजी आए इस देश के अंदर, कुछ घोड़े पे चढ़ के, कुछ पानी में तैर के, जो भी जीव जंतु इधर उधर से आए, ये उनकी अवधारणा है। हमारे यहाँ तो स्वर्ग नर्क की अवधारणा ही नहीं है। इसको तो गोरे अंकल और ये बंदरों ने मिल करके बना डाला। ये मतलब जो 5000 साल पहले बंदर थे, उन्होंने एक अजीब सी थियरी कर दी और कुछ चैप्टर टाइप के लोगों को मिला जुला करके जो आजकल चल रहा है कहानी, उन्होंने इस तरीके से प्रसारित किया कि सनातन सभ्यता में भी लोग स्वर्ग पे यकीन रखने लगे और स्वर्ग में भी राज्य बनाने लगे। क्योंकि ये सभ्यता तो मुक्ति के सिद्धांत पे यकीन रखती है, मोक्ष पे यकीन रखती है। उसको स्वर्ग में नहीं जाना, उसको नर्क में नहीं जाना, उसको कहीं नहीं जाना, उसको सीधे परमेश्वर में विलीन होना है, इस थियरी पे यकीन रखती है। जीवन का अर्थ ही यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसीलिए ये स्टेप बनाए गए हैं कि हमको ऐसे जीते हुए इस दुनिया से मुक्त हो जाना है, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। उस राष्ट्र के अंदर जहाँ वो मुक्ति का मार्ग स्त्री देती है, स्त्रियों के खिलाफ ये अपराध क्यों न माना जाए। स्त्रियों को लेकर के आने वाली मेडिसिन जो भी अप्रूव करते हैं वो इस बात के लिए जिम्मेदार क्यों न रहें, और ये चीज़ अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आना चाहिए, और जघन्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए कि स्त्रियों को ऐसा ड्रग जो बाकी कंट्रीज़ में ब्लैक लिस्टेड है तो हमारे देश में कैसे चल सकता है, या लोकल ड्रग्स जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो लोकल दवाइयाँ बिक रही हैं। तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को समाप्त करने का क्या ये कोई षड्यंत्र है? और ऐसी कंपनियों को किसी भी तरीके से मान्यता भी कैसे मिल सकती है, ऐसी चीज़ें कैसे मार्केट के अंदर आ सकती हैं? तो प्लीज़ इस बात पे हमारे सामाजिक संगठन, खासतौर से महिला आयोग और बाकी के लोग इस बात पे ध्यान दें और इस पर बहुत ही ठोस कदम उठाएं। क्योंकि एक्सक्यूज़ कुछ भी हो सकता है कि कुछ लेडीज़ों से भी प्रॉब्लम हो, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, होंगे, हो सकते हैं, पर हम जिस सभ्यता में जन्म लिए हैं उसको हमें प्रैक्टिकली निपटना पड़ता है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम ने ही स्त्रियों को संरक्षण का वचन दिया था, और तड़का को अगर मारना पड़ा तो उन्होंने मारा, क्योंकि वो स्त्रियों वाले गुण नहीं थे उसके अंदर। स्त्री किसी सिंबल का नाम नहीं, किसी प्रजाति का नाम नहीं, ये एक गुण का नाम है कि इस गुण की महिला को हम स्त्री बोलते हैं। हमारे समाज में ये माना जाता है कि प्रत्येक स्त्री में ये गुण होते ही हैं, इसलिए हम सभी को स्त्री के दर्जे से देखते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते। फिर भी कभी कभी ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं जिसको राक्षस प्रवृत्ति के बोलते हैं, तो उनसे भी निपटने के तरीके उन्हीं पूर्वजों ने हमको बताए हैं, जिन्होंने उनको संरक्षित करने का तरीका बताया है। तो उनके लिए बहरहाल वो एक अलग विषय है, पर इस बात को प्लीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन ध्यान दें, हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान दें, महिला संगठन इस बात पे ध्यान दें, और जो भी महिलाओं से जुड़े हुए, उनके कल्याण कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात पे ध्यान दें कि महिलाओं को जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस पर कड़ी निगाह रखें। कड़ी मतलब बहुत ही सख्त, उसमें कोई रहम न बरतें। अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो ऐसे लोगों के साथ जो इस सभ्यता के आधार को हिलाने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ कोई रहम नहीं बरतना चाहिए। तो इस बात पे ध्यान दें, सभी जो गवर्नमेंटें हैं प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें कि इस राष्ट्र में महिलाओं को मेडिकल फैसिलिटी किसी भी हाल में दी जाए। टैक्स बढ़ जाएगा चलेगा, टैक्स जितना है उससे थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा को लेकर के, किसी भी तरीके का उनके इलाज को लेकर के, उनके भरण पोषण को लेकर के किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। अब बेहतर से बेहतर लेडीज़ों के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किए जाएँ, चाहे तो टैक्स 1% 2% और बढ़ा लें, पर लेडीज़ों की सुरक्षा में, लेडीज़ों की मेडिकल फैसिलिटी में प्लीज़ किसी भी तरीके की कमी न करें।